हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नासोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लासेंटा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड और इसके अंदर जो कलर के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो किस कारण की वजह से होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड को ही लिक्विड एमनी भी बोला जाता है। ठीक है, amniotic fluid is a clear pale yellow fluid that surrounds the fetus within the amniotic sac during pregnancy। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है बच्चे के आसपास में, बच्चे को हम फीटस बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये जो फ्लूइड इसके आसपास में प्रेजेंट है ये इस फ्लूइड को ही एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और ये एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। इसके अगर कलर की बात करें तो ये क्लियर पेल येलो कलर का होता है। ये क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव, न्यूट्रिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है? बाहर से कोई शॉक से बचाता है बच्चे को और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, टेम्परेचर को पूरा मेंटेन करके रखता है बच्चे के आसपास में। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड लगभग हर 3 घंटे के अंदर पूरी तरह से चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन एंड सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की अगर हम बात करें तो शुरुआती जो प्रेगनेंसी होती है यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स तक जो होता है ये एमनियोटिक फ्लूइड मेनली कहाँ से आता है? मैटरनल प्लाज्मा से। मैटरनल प्लाज्मा यानी कि मदर का जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा से डिराइव्ड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और जो डिफ्यूजन होता है थ्रू एमनियन और कोरियन, उसके थ्रू ये आता है। फिर उसके बाद जो मिड टू लेट प्रेगनेंसी होती है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसके अंदर मेन कंपोजिशन एमनियोटिक फ्लूइड का होता है हमारा फीटल यूरिन। ठीक है, आफ्टर 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मेन कंपोजिशन आपका एमनियोटिक फ्लूइड का फीटल यूरिन। अगर आपको ऑप्शंस में दिया जाए और वहां पे फीटल यूरिन का ऑप्शन हो कि कौन सा जो है मेन कंपोनेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो आप फीटल यूरिन को ही टिक करना। अगर आपको ये टाइम पीरियड दे देता है कि पहले और बाद में, जैसे 16 वीक्स से पहले तो आप वहां पे मैटरनल प्लाज्मा टिक करोगे, 16 वीक्स के बाद में तो फीटल यूरिन को। ठीक है, और भी कुछ चीजें होती हैं जो कंपोजिशन बनाती हैं, लाइक फीटल लंग सिक्रीशंस और ट्रांस मेम्ब्रेन फ्लो थ्रू फ्रॉम मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो ये आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, क्लियरली दिया है। यहाँ पे देखो फीटल यूरिन क्या करता है, जो बच्चा होता है सॉलो करता जाता है एमनियोटिक फ्लूइड को और फिर वो यूरिन के फॉर्म में निकलता रहता है, जिससे जो है रिप्लेस होता रहता है। फिर जो लंग के सिक्रीशंस होते हैं उसे, और ट्रांसडक्शन फ्रॉम मैटरनल ब्लड, मैटरनल प्लाज्मा ट्रांसड्यूट, यानी कि ये मतलब माइनर सोर्स है, मेजर सोर्स तो आपका फीटल यूरिन ही है, प्राइमरी सोर्स है, और आपका ओरल नेजल सिक्रीशन से भी होते हैं। माइनर सोर्स के अंदर आपका इंट्रा मेम्ब्रेनस या ट्रांस मेम्ब्रेनस जो होता है, जो मैंने बताया डिफ्यूजन, वो सारी चीजें होती। तो आइए अब इसका हम देखते हैं नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है कितने जेस्टेशनल एज पे। ठीक है, तो 10 हफ्ते पे, यानी कि जब प्रेगनेंसी के 10 हफ्ते होते हैं, जेस्टेशनल एज प्रेगनेंसी की एज होती है, तो 10 हफ्ते पे कितना होता है इसका अमाउंट? लगभग 30 ml होता है। 12 हफ्ते पे 50 ml होता है। 20 हफ्ते पे ये अचानक से बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 350 से 400 ml। यहीं पे मेन जंप आता है, इसीलिए देखो फर्स्ट टाइमेस्टर में ज्यादा पता नहीं चलता है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट ही बहुत कम होता है। 20 वीक्स पे क्या होता है? काफी बढ़ जाता है, आराम 350-400 ml हो जाता है। फिर 28 हफ्ते पे ये लगभग 700 ml होता है। 36 से 38 हफ्ते पे ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यानी कि 1000 ml तक। ठीक है, यानी कि 1 लीटर पूरा इसका अमाउंट हो जाता है। फिर आपका जो 40 वीक्स होता है उसमें थोड़ा सा ये अमाउंट इसका कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि 800 ml बचा रह जाएगा। और जो पोस्ट मैच्योरिटी होती है, यानी कि 43 वीक्स से ज्यादा का अगर हो जाता है बेबी, तो वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा कम हो जाता है अचानक से, वो लगभग 200 ml ही बचा रह जाता है। ठीक है, इसीलिए पोस्ट मैच्योरिटी के केसेस में ज्यादातर सिजेरियन ही कराया जाता है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट फिर अब कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हम देखते हैं क्या क्या मिलके एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड 98 से 99% वाटर से बना होता है। फिर कुछ सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स आपके दो तरह के ही होंगे,
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये लगभग 1 से 2% होते हैं, और बाकी आपका 1% या जो भी 0.5% बचेगा वो आपका सेल्स और अदर कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखते हैं हम क्या क्या होते हैं, लाइक प्रोटीन, यूरिक एसिड, यूरिया, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, लिपिड्स, हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और रेनिन। तो ये सारे आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। इनऑर्गेनिक के अंदर आएगा आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एक्सेट्रा। फिर हम देखते हैं सेल्स। सेल्स के अंदर क्या क्या आएंगे, लेनिगो हेयर्स, वर्निक्स कैसियोसा, फीटल एपिथेलियल सेल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये सारा टोटल मिलके एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हमने छोटा सा शुरू में ही डेफिनेशन के साथ में पढ़ लिया था। इसका मेन क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक, प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है कि अगर कोई भी मान लो वार्म पे अगर कहीं से प्रेशर पड़ता है तो शॉक एब्जॉर्ब करता है। प्रोटेक्ट करता है फीटस को फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज। प्रिवेंट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड कंप्रेशन होने से बचाता है। अगर कॉर्ड कंप्रेस हो गई तो फीटल के अंदर जो है सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, उससे भी आपका रिस्क रहता है। ठीक है, तो उससे भी बचाता है कि आराम से फ्लूइड भरा रहता है आसपास में, शॉक एब्जॉर्ब करेगा, कोई इंजरी नहीं होने देगा, और जो ब्लड वेसल्स होंगी वो आराम से ब्लड सप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट फिर अलाउइंग ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस, और फीटल मूवमेंट को भी अलाउ करता है, ग्रोथ को भी अलाउ करता है। मेंटेन्स अ कांस्टेंट इंट्रायूटेराइन टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन करने का बहुत इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। प्रिवेंट फीटस फ्रॉम स्टिकिंग टू एमनियन, ठीक है, अगर मान लो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो जो अंदर की लेयर होती है एमनियन, बाहर से कोरियन, तो जो बेबी होगा वो एमनियन में चिपक जाएगा, तो इससे भी बचाती है। कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर फीटल ग्रोथ, यानी कि इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फीटल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम यूट्राइन कैविटी बाय इट्स एंटीसेप्टिक एंड बैक्टीरियसिडल नेचर। ठीक है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एंटीसेप्टिक और बैक्टीरियसिडल नेचर का होता है, तो ये बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाता है। लेबर के टाइम पे भी इसका काफी ज्यादा रोल होता है। हेल्प इन डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, डायलिटेशन और इफेसमेंट में हेल्प करता है। कीप द प्लेसेंटल सर्कुलेशन कंटिन्यू इन लेबर ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, लेबर के टाइम पे जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं उस टाइम पे भी प्लेसेंटल सर्कुलेशन को ये कंटिन्यू रखता है, जिसकी बेबी को अच्छे से ब्लड सप्लाई होता रहता है। नेक्स्ट, लुब्रिकेट्स बर्थ कैनाल आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर, जब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है उसके बाद में ये पूरी बर्थ कैनाल को लुब्रिकेट कर देता है, जिससे कि बेबी आराम से बाहर आ सकता है। अब क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड से, ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपके एमसीक्यूज के अंदर या फिर ट्रू फॉल्स के अंदर, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कलर से पूछा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मली तो आपका क्लियर पेल येलो कलर का होना चाहिए, ठीक है, पर अगर एमनियोटिक फ्लूइड आपका ग्रीन कलर का होता है तो उसका क्या मतलब है, उसमें क्या एबनॉर्मेलिटी हुई है। तो ग्रीन कलर हमेशा मिकोनियम स्टेनिंग की वजह से आता है। अगर बच्चा फर्स्ट स्टूल जो होता है उसे मिकोनियम बोलते हैं, तो वो अगर पास कर देता है तो उसकी वजह से ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि फीटल डिस्ट्रेस है, बच्चे को कोई डिस्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट होता है गोल्डन कलर। गोल्डन कलर क्या करता है, इंडिकेट करता है RH इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो ये इंडिकेट करता है गोल्डन कलर। नेक्स्ट है ग्रेइश येलो या सैफरॉन कलर, पोस्ट मैच्योरिटी में प्रेजेंट होता है सैफरॉन कलर। डार्क कलर का एमनियोटिक फ्लूइड कब होता है, जब कंसील्ड हैमरेज हो जाए, ठीक है, इंट्रायूट्राइन हैमरेज होने लग जाए तब डार्क कलर का रहेगा। टोबैको जूस की कलर का कब रहेगा, तो आपका ये इंट्रायूट्राइन डेथ के टाइम पे ऐसा कलर रहता है। ज्यादातर आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपका ये वाला ज्यादा पूछ रहे हैं, गोल्डन कलर और ये टोबैको जूस वाला, ठीक है, इसमें क्या इंडिकेट करता है, इंट्रायूट्राइन डेथ। लेकिन आप सारे ही याद रखना, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पे ग्रीन कलर है मिकोनियम स्टेनिंग, गोल्डन कलर है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी, सैफरॉन कलर है तो पोस्ट मैच्योरिटी, डार्क कलर का है तो कहीं हैमरेज हुआ है, डार्क ब्राउन कलर या टोबैको जूस की तरह अगर है तो यानी कि इंट्रायूट्राइन डेथ है, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कंप्लीटली एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाहर आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फीटल स्कल को। फीटल स्कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके पैरामीटर्स बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू।